नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 31 अक्टूबर है, यानी कि अक्टूबर आज ख़त्म हो रहा है और नवंबर अब दस्तक दे रहा है। तो नए मंथ की तैयारी आप लोग नए उत्साह के साथ कीजिए। कई सारी परीक्षाएं भी होंगी आपकी, तो उन परीक्षाओं का सामना आपको बिल्कुल डट कर करना है। देखिए, जो समय आपको मिला हुआ है, जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन जो समय आगे आपको मिल रहा है उसका मैक्सिमम उपयोग आप करिए, ताकि आपको कोई गिल्ट, कोई पश्चाताप परीक्षा के समय न आए कि ये चीज़ें तो आसान थी और इसे अगर एक बार पढ़ लिया होता, दो बार पढ़ लिया होता तो आज 10 प्रश्न मेरे अच्छे होते और मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये गिल्ट अक्सर रह जाता है। तो कोशिश करिए कि इस बार ये जो पश्चाताप का भाव रहता है मन में, वो न रहने पाए। पीजीटी परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो 3 और विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 3 विषयों के सापेक्ष 252 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में 171, शारीरिक शिक्षा में 13 और इतिहास में बालक वर्ग में 68 चयनित हुए हैं। अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परिणाम जाकर जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब टीजीटी 2021 के सभी विषयों का परिणाम जब जारी कर दिया गया है तो यहाँ पर एक दिक्कत सामने आ सकती है। दिक्कत क्या है? कई सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जब आंसर की जारी हुई थी पहली वाली, तब उनका जो कट ऑफ था वो इतना था कि वर्तमान में कट ऑफ जो जारी हुई है उससे ऊपर थे वो। लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी हुई तो उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि एक दो प्रश्नों के जो उत्तर बदले गए उसको गलत बदला हुआ बताया जा रहा है। मतलब उत्तरमाला में तो सही था, संशोधित उत्तरमाला में गलत उत्तर दिया गया। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 26 अक्टूबर को चयन परिणाम जारी किया गया था और परीक्षा की उत्तरमाला के आधार पर अभ्यर्थी राम जग का दावा है कि उनके जो है 108 प्रश्नों के जवाब सही थे और ओबीसी श्रेणी में कट ऑफ 105 गया है। तो उनका दावा है कि उन्होंने संशोधित उत्तरमाला में बदले गए सवालों के जवाब के संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं। बताया कि प्रश्न संख्या 68 में पूछा गया था कि एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों में सतह क्या है। तो पहली उत्तरमाला में सही जवाब डी था, संशोधित में सही जवाब सी माना गया। उनका दावा है कि यह जवाब गलत है और इसका सही उत्तर सी और डी दोनों हैं। इसे फॉल्स मानकर सभी को 3 अंक देने चाहिए। इस तरह प्रश्न संख्या 111 है। अभ्यर्थी योगेश यादव और अमित यादव ने आरोप लगाया है कि जल्दबाजी में रिजल्ट घोषित करने की गड़बड़ी से उनका चयन नहीं हो पाया है। वो शीघ्र ही कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। तो ये मामला भी कोर्ट जाता हुआ लग रहा है। और इसी के साथ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा भी शुरू हो गई है। कुल 65% ने परीक्षा दी है और आप जानते हैं कि ये परीक्षा कुल 3 चरणों में होगी। अभी 2 चरण नवंबर में बाकी हैं, अंतिम चरण 28 नवंबर को होगी परीक्षा। तो सूबे के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 16 विषयों के सापेक्ष 2 पालियों में पहले चरण की लिखित परीक्षा हुई और प्रयागराज में 33 केंद्रों पर 65% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। सामान्य ज्ञान के सवाल तो आसान लगे, लेकिन इस बार सभी विषयों के पाठ्यक्रम रिवाइज होने के कारण विषयों से पूछे गए सवाल अभ्यर्थियों को थोड़ा सा उलझाया। 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। परीक्षा 2 पालियों में हुई और ये पालियाँ थी सुबह 9 से 11 और फिर 2 से 4। 16 विषयों के लिए कुल 34,824 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। कुल 100 सवाल पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान के इसमें 30 सवाल कॉमन थे, बाकी 70 सवाल विषयों से पूछे गए थे। और ये जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस पर आज एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं तब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बैक पेपर वालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और ये जरूर खबर आप याद रखना। आज 31 अक्टूबर को ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास तो नहीं मिलेगी नौकरी। ये हाईकोर्ट का निर्णय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने
अध्यापक पद की अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस आधार पर नामंजूर कर दी गई क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता नहीं थी। याची ने बैक पेपर से बीटीसी परीक्षा 2019 भी पास की। याचिका दाखिल कर याची का कहना था कि सरकार के शासनादेश 5 मार्च 2021 में यह व्यवस्था दी गई थी कि बीटीसी के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो बैक पेपर से होगा उसका भी अधिकारी संज्ञान लेंगे, जबकि याची की इस मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने पहले ही मानने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची को शासनादेश 5 मार्च 2021 का लाभ नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर बैक पेपर से आप परीक्षा पास करते हैं तब आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि जो आवेदन की लास्ट डेट हो उस डेट तक आपके पास सारी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी जाकर आपको नौकरी मिल पाएगी। और बात करते हैं फ्रेंड्स अब एनआईओएस के बारे में। तो एनआईओएस ने वर्चुअल ओपन स्कूल को स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और ED4 के जरिए संचालित किया जा रहा है इस क्लास को। एनआईओएस ने यह बताया कि इससे छात्र लाइव कक्षाओं में विशेषज्ञों के साथ संवाद कर सकेंगे। फ़ायदा ये होगा कि इसमें वर्चुअल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग कर सकेंगे। वे पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस देख सकेंगे, अपने मूल्यांकन कार्यों TMA को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिनका आकलन भी ऑनलाइन किया जाएगा। इससे सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण ही नहीं बल्कि छात्रों के कौशल विकास को भी बल मिलेगा। एनआईओएस की चेयरमैन प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी उसी प्रकार लाभान्वित होंगे जैसे नियमित कक्षाओं में जो पढ़ते थे और जैसा लाभ उनको मिलता था। तो ये एक बहुत ही शानदार पहल है एनआईओएस की कि वर्चुअल ओपन स्कूलिंग स्टार्ट कर दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है या फिर आपकी उम्र 18 साल हो रही है आपके घर में किसी बच्चे की, तो किस प्रकार से आप अपना मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, नया नाम ऐड करवा सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में कोई युवा सदस्य आगामी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है या वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो तैयार रहिए। आवास और आय का प्रमाण पत्र सहेज कर रख लीजिए। आगामी 1 नवंबर से बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। यही नहीं, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसे भी आप संशोधित करवा सकते हैं। इस बारे में शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने जानकारी दी है। फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि हर मतदान केंद्र पर मौजूद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 नवंबर को उपलब्ध करवाया जाएगा। संबंधित वोटर उस वोटर लिस्ट में अपना नाम व अन्य ब्यौरा देख सकेंगे। अगर उन्हें कोई आपत्ति है या उनका कोई दावा है तो वह अपनी आपत्ति व दावा 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कर सकते हैं। 7 नवंबर, 13, 21 और 27 नवंबर ये डेट्स याद रखना। इन विशेष दिवसों में हर मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर हर हाल में मौजूद रहेंगे और वहां पहुंचने वाले वोटरों की समस्या का निराकरण करेंगे। और आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या संशोधन आदि की सेवाएं केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल www.voterportal.eci.gov.in और NVSP.in से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेवाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी प्राप्त की जा सकती हैं। मैंने बताया था, इसके लिए आप गरुड़ नामक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध रहेंगी। इस पर सर्च करके योर नेम इलेक्टोरल रोल बटन पर क्लिक करके देखी जा सकती हैं। इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए बच्चे जो खेलना स्टार्ट कर चुके हैं तो उनकी एनीवे फ्रेंड्स थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड में हो ही जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको हमारी जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।